जो अभी पढ़ रहे हैं वो सभी प्रोग्रामिंग के अंदर कॉमन कॉन्सेप्ट है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर सभी के अंदर कॉमन कॉन्सेप्ट है। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या क्या है? कमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, लूप्स, ये सभी के अंदर कॉमन चलता है, चाहे कोई सी पढ़ लो। जैसे हर लैंग्वेज, जैसे आप इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर उनके जो क्या कहते हैं ग्रामर होती है वो अप्रॉक्सीमेट एक पैटर्न पर चलती है। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसी है, आप कोई सी लैंग्वेज पढ़ लो एक सेम सेम पैटर्न पर चलती है। थोड़े बहुत उसमें सिस्टम्स अलग होते हैं, बाकी 90% सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। बात समझ में आ गई ना? तो वन बाय वन यदि हम उसको देखें, तो जो इसमें पढ़ोगे, तो कभी मान लो आप PHP पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें तो होगी होगी, उसका खुद का अलग से अपना एसेंस होएगा। हर प्रोग्रामिंग के टारगेट पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं यदि PHP पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ जो सर्वर पर कोड एग्जीक्यूट करेगी, मतलब बैकएंड डेवलपमेंट में काम आ। यदि मैं JS के अंदर रिएक्ट सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं केवल फ्रंट एंड पर जो रिएक्ट मतलब काम हो रहा है वो कोड सीख रहा हूँ। तो लैंग्वेज का सिस्टम सेम होता है, उनके कहते हैं ना, पेन पॉइंट अलग अलग होते हैं। गोली सारी गोल है, अलग अलग जगह असर करती है बॉडी के अंदर। सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट सबके अप्रॉक्सीमेट सेम चलेंगे। तो अभी जो पढ़ रहे हो वो ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट टाइम जावा आएगी या DS आएगा या कुछ कुछ भी आएगा, कोई सी भी लैंग्वेज आएगी आपके कॉमन फॉर्म में चलेगा। तो सबसे पहले आता है कमेंट। व्हाट्स द मीन ऑफ कमेंट? कमेंट ऐसा कोड है जिसको आप हटाना नहीं चाहते और एग्जीक्यूट भी नहीं करना चाहते। आपने पढ़ा था घर पर? हाँ, कल पढ़ाया था सर। कौन से? तरुण तरण, हाँ। हाँ, ठीक है, तो देखो उसमें भी कमेंट था ना, वो इसमें भी लोग सब भी कमेंट। पढ़ाते हैं। MSc है ना, तो MSc को तो तरुण सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, एक आधा कोई मैथ का टीचर होगा वो भी पढ़ाएगा। CO मैं पढ़ाऊंगा आधा, आधा तरुण सर पढ़ाएंगे। तो सीओ कब लगेगी? आज से मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन तरुण सर कौन पढ़ाएंगे। सा पढ़ा? कमेंट, कमेंट किसे कहते हैं? वो पेज कोड का वो हिस्सा जो कंपाइलर द्वारा रीड नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं? कमेंट। कमेंट कहते हैं। टेक्निकली टर्म क्या होगी? इनको कंपाइलर रीड ना करे। व्हाट्स द मीन ऑफ कंपाइलर? एग्जाम्पल के तौर पर, इनको मान लेते हैं मारवाड़ी नहीं आते, हम मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, पर मुझे हिंदी नहीं आ रही, आपको हिंदी मारवाड़ी दोनों आ रही है। तो अभी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ इनको, पर इनको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं किसको कहूँगा? तुम्हें कहूँगा, तुम इनको समझाओ। तो इट मीन्स यू आर कंपाइलर। कंपाइलर वो मीडिएटर है जो आपने जिस लैंग्वेज में कोड लिखा है और सिस्टम जिस लैंग्वेज में समझ रहा है, उनके आपस की एक कड़ी है। मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करती है। सिस्टम को समझाना, हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो अब सिस्टम को समझाने के लिए प्रॉब्लम क्या है? अब मैंने कोई एक मारवाड़ी में लाइन बोली जो गलत है, तो आप खुद ही नहीं समझेगे, तो इसको कैसे समझाओगे? ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, आइदर पंचुएशन मार्क प्रॉपरली मैंने यूज नहीं किए, तो तुम मेरे एक्सप्रेशन से समझ नहीं पा रही हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो तुम कहोगे नहीं करो यार, दोबारा बता, मैं इसको समझाता हूँ। ऐसे कंपाइलर भी सेम ही काम करेगा। वो कहेगा तुम मुझे प्रॉपर ग्रामेटिकली प्रैक्टिस करो। हाँ प्रैक्टिस कर लो। यदि आप ग्रामर वाइज सही नहीं होंगे तो सिस्टम एरर दे देगा। वो कहेगा नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सिस्टम को क्या समझाऊं, तो उनको हम एरर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो कमेंट जो कोड का मेन जो लॉजिक है वो क्या है? हमने जो लिखा है उसको सिस्टम को समझाए ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। बात समझ में आया? तो कंपाइलर एरर ढूंढ सकता है कि आपने क्या एरर किया, उनको सही नहीं कर सकता। सही करने का काम हमारा ही है। तो आप कभी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो सिंपल पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन कमेंट क्या कर सकता है? तो वो पूछता है कि क्या वो एरर को डिटेक्ट कर सकता है? हाँ। डीबग कर लेता है? क्या उसको रिजॉल्व कर सकता है? आंसर नहीं।
है ना। तो इनमें से क्या नहीं कर सकता, रिजॉल्व नहीं कर सकता, रिजॉल्व प्रोग्रामर को ही करना पड़ेगा। वो कह रहा मुझे यहाँ पॉइंट प्रॉब्लम आ रही है, शायद तुम ये कहना चाह रहे हो। कभी कभी हम कहते हैं ना तुम ये कहना चाह रहे हो क्या, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स है तो थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। ये भी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आइडिया लगा ले। सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे वो कहता है शायद तूने ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन बंद नहीं किया, इस कारण से लाइन नंबर अगले में एरर आ रही है ना। जैसे नीचे जो रेड लाइन आती है वो रेड लाइन है ना, ये VS कोड की फैसिलिटी है, एडिटर है ये, जो हमारी हेल्प करता है। इन जनरल कंपाइल करते वक्त अलग आएगी। देखो मैं समझाता हूँ एक एडिटर क्या काम करता है। एक एडिटर क्या करता है, एक प्रोग्रामर की हेल्प करता है कि वो कोड आसानी से लिख ले। तो उनको कलर्स देता है अलग अलग, जैसे उनको समझ में आ गए कौन से कलर का क्या रोल है। रेड लाइन दे देता है, उससे उसको समझ में आ जाए कि वो चीज़ क्या नहीं हो रही अभी तक, गलत लिख रहे हो तुम। बादामी कलर दे देता है नीचे अंडरलाइन में, मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक है, मतलब तुमने एक वेरिएबल बनाया उसको कभी यूज ही नहीं किया, फालतू का रिसोर्स खा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी को लोग मतलब कभी कभी शादी में कुछ बिहारी को रखते हैं, एक बिहारी ऐसा होता है जो दाढ़ी तो लेके जाता है पर कटे लुकोड़ बीड़ी फूकता है। बात समझ में आई। तो वो आदमी हमारे काम का ही नहीं है, लेकिन रिसोर्स खा रहा है, मतलब पैसे खा रहा है। तो यहाँ वो बादामी कलर का लाइन बना देगा कि भैया आदमी एक वेरिएबल बनाया आपने उसको यूज ही नहीं किया। तो ये एडिटर की फैसिलिटी है। यदि मैं नोटपैड पे लिखूँ तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होगा, मेरे पास ट्रैकिंग नहीं होगी कोड सही है या गलत है। वो रन होएगा तब भी मालूम पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। तो ये तो हम VS कोड में काम कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है। यदि मैं पुराने वाला सिस्टम जैसे टर्बो पर काम करूँ तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो पुराने जमाने की याद दिला देगा, ब्लू स्किन वाले लाइन दिला देगा। हाँ अच्छा इसको टर्बो कहते हैं क्या? अभी ऑन होएगा, इसको बोलते हैं टर्बो। इज अगेन नेम ऑफ हमारा कंपाइलर। प्रैक्टिकल टर्बो में होगा क्या? अभी तुम्हारे कॉलेज वाले जाने। अब प्रॉब्लम ये है कि बीकानेर की विडंबना है कि ये सदियों पुराना सिस्टम है जिसको लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। चलाने नहीं आता, हाँ तो इसको तो आता है। हम्म तो ज़्यादातर जो कॉलेजेज है ना, जय जैन है या XYZ कोई भी कॉलेज है, वो अभी भी क्या है टर्बो पर ही काम करवाती है, जबकि अब ये राइट टाइम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि C++ का जो वर्जन है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, नहीं हो रहा वो। तो उनके बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अदर है। मैं इसलिए हम इसमें प्रैक्टिस नहीं करें। इसमें यदि कोई एरर आ गई तो वो नहीं पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ सेमीकोलन भूल गया तो वो नहीं बताएगा यहाँ रेड लाइन कहाँ आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये एडिटर की फैसिलिटी है। एडिटर क्या है, अब एडिटर को समझते हैं एडिटर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक न्यूज बनानी है, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे न्यूज बनानी नहीं आती। तो एक राइटर है, एक एडिटर है, वो क्या करता है, मैं उसको अपनी बात बता देता हूँ। वो फलाना आदमी पर समारोह में आया था, बी ओ गया था, बी ओ गया, तो उसको एक बढ़िया सा एक प्रॉपर वे में लिख देगा ताकि उसको समझ में आ जाए। जस्ट लाइक एडिटर भी जब हम कोड लिख रहे हैं तो इसमें को पायलट भी आता है, वो आपको सही भी कर देता है लिखते वक्त कि ये आगे ऐसा लिखना है, आगे ऐसा लिखना है, वो लाइनों को पूरा करने लग जाता है। और मतलब ए टूल्स आने लग गए को पायलट से रिलेटेड, वो कोड भी पूरा कर देता है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। आयदे यदि मैं प्रोग्रामर होता उधर बैठता तो मैं को पायलट डालता ताकि मेरा आगे कोड ऑटोमेटिकली लिख दे। बात समझ में आ गई। सब कुछ एकदम मैथ की तरह है इसके अंदर। पहली चीज आ रही है, दूसरी आ जाएगी जल्दी, दूसरी उससे जल्दी आएगी, तीसरी उससे जल्दी, ऐसे। और सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। जहाँ पॉइंट छूटा वहां पर आपकी नेकलेस नहीं बनेगी, वहां पर पॉइंट आपस में जुड़ेंगे। आगे कहानी समझ में क्लियर है। तो व्हाट द मीन ऑफ कमेंट। कमेंट का मतलब क्या है, कोड का वो हिस्सा जो कंपाइलर द्वारा रीड नहीं किया, जो जिसकी चीजों को रीड ही नहीं करेंगे उसको लिखने की। क्वेश्चन समझे मेरा। जिन चीज़ों को हमें क्या नहीं करना, रीड ही नहीं करना, तो उनको लिखना ही क्यों, फालतू टाइम वेस्ट करने से। तो कमेंट क्यों देते हैं रिया, कमेंट क्यों देते हैं बताओ। कंपाइलर द्वारा रीड नहीं होता हाँ तो फिर क्यों ही लिखना, रहने देते हैं फिर लिखना, पढ़ने क्यों है। चलो समझाते हैं बात को। कमेंट का मतलब सिंपल भाषा में समझाते हैं। हमने दिवाली को खूब सारी लाइटिंग लगाई घर पर, तो अगले बार भी तो दिवाली आएगी, तो आपने उन सारों को लिया और एक कार्टून पर डाला और लिख दिया इसमें लटूड़ियाँ हैं।
बात समझ में आ गई? कार्टून पर लिख दिया और उसको कहाँ रख दिया? स्टोर में। अब हम सारा सामान स्टोर में रख रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्टोर में जाता हूँ तो वहाँ ज़रा बॉक्स है सारे एक जैसे, जिसमें बहुत सारे सामान है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो क्या है, किस में क्या है? तो मैं ऊपर लेबल देख लूँगा, है ना। तो जिससे मुझे याद आ जाए, अच्छा हाँ ठीक है, मैंने ही तो लिखा था। या मैं उस पर कलर कर दूंगा कि देख बड़ा जा मैं एक लाल रंग डब्बो उसी मेरे मन है। 11 बजे का टाइम था, अभी 11:27 हुआ है, नहीं 37 हुआ है। फिर क्या कहना चाह रहे हो? कल से नहीं होगा, आएगा ही नहीं, ठीक है। अरे कल से नहीं होगा। अच्छा बैठ जा। तो कमेंट का मेन रोल क्या है? अब एक डेवलपर है, अपना लॉन्ग टाइम कोड लिख रहा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ ईयर, मतलब 2-3 साल बाद, जैसे मान लो मैंने आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, क्या कहाँ पे करवाइए? कमेंट पहला टॉपिक चल रहा है, ओके। मान लेते हैं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट मुझसे बनवाया, मैंने बना दिया, साल एक बाद तुम्हें लगा कि यार इसमें चेंजेस करवाता है, तो मुझे साल भर बाद याद ही नहीं है तुमने क्या करवाया क्या नहीं, क्या फंक्शनलिटी थी। तो मैंने डाउनलोड किया वापस, मतलब नेट से उठाया उसको कि जहाँ अपलोड किया रखा है और जहाँ पर भी होस्ट कर रखा है। अब इसका प्रोजेक्ट खोला तो मुझे तो 3 दिन तो प्रोजेक्ट को समझने में लग जाएंगे वापस से कि क्या था। हाँ 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 इसमें ये है, हाँ हाँ उसमें वो ऐसा है। लेकिन मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, कमेंटिंग की हुई है, तो ऊपर देखते समझ होंगे इस फाइल में ये काम हो रखा है, यहाँ यहाँ ये बना है, इसका काम ये है। तो हमें अपने कोड को एक वेल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं कि हमने ये कोड क्यों लिखा, यहाँ मैंने ये वेरिएबल क्यों लगाया, मैंने यहाँ लूप क्यों लिखा। इससे दो फायदे हैं। पहला, मैं 2-3 साल बाद काम करूंगा तो मुझे कोड को देखते याद आ जाएगा, मैं पढ़ लूंगा, मुझे कोड को रीड करने की जरूरत नहीं। दूसरा, एक कंपनी में तुम काम कर रहे हो, ये छोड़ के चली गई तुम आगे, भले तुम्हें सारा कोड आता हो, पर इसके अपने दिमाग से काम किया वो तुम्हें कैसे आएगा, या तुमने जो काम किया वो इसको क्यों आएगा। तो उस केस में वो क्या करेगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पड़ेगा। आई थिंक रफ कोड लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, बताया ही नहीं रखा क्या काम रखा है, मेरा तो टाइम खराब हो रहा है, कंपनी का भी टाइम खराब हो रहा है। मान लो आप 2-3 लाख महीने सैलरी ले रहे हो, और यदि तुम आधा दिन उसी में खर्च कर दिए तो मुझे तो एक दिन में नहीं करते 2-3 हज़ार का घाटा हो जाएगा, है ना भाई। तुमने 5-6 घंटे खराब किए यदि 8 घंटों में से, तो उसको तो लॉस हो रहा है। बात समझ में क्लियर हुआ क्या? तो मतलब यदि तुम 10,000 रुपये मेरे एक दिन के हो, उसमें से तुमने आधा दिन मतलब 4 घंटे कोड को समझने में लगा दिए, 4,000 का तो तुम्हें वैसे ही लॉस हो गया। तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज कमेंट। यदि आप कंपनी में जाते हो तो वो कहेगा तू कोड लिख ना ले, कमेंट लिख। तो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर हम कमेंट का काम करें। अब कमेंट को यदि एक लाइन में लिखना है तो डबल स्लैश यूज कर लो, ताकि न्यू लाइन आती है वापस से कोडिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारा लिखना हो तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, जिसको इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब आपने HTML में जब पढ़ाया तो उन्होंने ऐसे पढ़ाया होगा, एंगुलर ब्रैकेट ऐसे फिर स्लैश, तो सब में कमेंट करने के अपने अलग अलग तरीके, ठीक है। C++ में कमेंट करने के ये 2 तरीके, ये है सिंगल लाइन कमेंट और ये है दूसरा मल्टी लाइन। मल्टी लाइन मतलब इस एरिया के अंदर जितना भी है कमेंट ही कहलाएगा। सिंगल लाइन कमेंट ना स्लैश सिंगल लाइन में डबल स्लैश और मल्टी लाइन में स्लैश स्टार से स्टार्ट होगा, स्टार स्लैश। तो इतनी सी लाइन है। तो व्हाट इज कमेंट? कमेंट जो कंपाइलर द्वारा रीड नहीं कराया, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा, which is not executed by the compiler. And there are 2 type of comment, one is single line and second is multi line comment. Okay, इतनी सी कहानी है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो। सर कमेंट से लोड नहीं होता, नहीं होता, वो रीड ही नहीं करेगा, उसको काउंटेबल ही नहीं। तो जैसे कि अगर आपने एक ऐप बनाया, उसकी कोडिंग की, उसके अंदर कमेंट रीड करता है ये कैसे वर्क करेगा, क्यों लगाया, तो वो उसका मेमोरी में नहीं जाएगा ये। देखो लोड वो होता है जो मेमोरी में जाए। हाँ। तो जब ये सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से सोर्स कोड में कंपाइल कर रहा होगा तो इनको इग्नोर कर देगा। जो चीजों को इग्नोर कर दिया वो उसको कंपाइल ही नहीं करेगा,
हमने क्या कहा, विच इज नॉट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर, नॉट एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर, मतलब उसको मेमोरी में लोड ही नहीं करेगा। देख लिया? ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कोड को कैसे लिखना है। नाउ टॉपिक इज वेरिएबल। तो ये तो मैंने कह दिया आपको, कुछ दिन तक लिखना ही पड़ेगा, समय आने पर इनका मतलब हमें सीखने को मिलेगा। तो हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो मुझे कोई कहता है ना, जैसे मैं काजल से बात करता हूँ, तो वो क्या मेन क्या है, तो मैं कहता हूँ मेन एक फंक्शन है जो यूजर डिफाइन है, लेकिन उसका नाम सिस्टम ने डिफाइन किया। तो मेन एक यहाँ पर क्या है, फंक्शन। व्हाट्स द मीन ऑफ फंक्शन? कुछ कोड को रैप करके एक पैकेट में रखना, जब भी जरूरत है उस पैकेट को कॉल कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है जो हम बना रहे हैं। मेन नाम इसलिए दिया हुआ है, सिस्टम ऑटोमेटिकली मेन नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। तो आपकी फाइल में कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट किससे कराएगा, मेन से। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक क्लास में हो, क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, उसमें से आप सबसे पहले किसको आवाज दोगे, मेन नाम क्या है, जिसका नाम मेन होगा उसको बुलाओ। किसको कहेंगे तो उसको बुलाएगा, हाँ मतलब मॉनिटर कहते हैं। मेन एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा फंक्शन है, एक क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसका सिस्टम उसी से एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसी को बुलाना स्टार्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक जांच आई, जांच के अंदर एक प्रिंसिपल के पास गए, उसको कहा कि तुम्हारे स्टाफ को बुला के लाओ, तो वो मेन हो गया, प्रिंसिपल मेन फंक्शन हो गया, और वो अदर फंक्शंस को कॉल कर रहा है। बात समझ में आई? तो सिस्टम का एंट्री पॉइंट हमेशा यही रहेगा। ऐसे किसी भी नाम के बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, पर वो जिसको जानता है उसका नाम कौन है, मेन। बाकी फंक्शंस आगे टॉपिक आएगा पूरा बड़ा। अगर इसका नाम चेंज कर दे मेन तो अपन को फिर नीचे उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको बुलाना। नहीं, वो सिस्टम चलेगा नहीं, वो कहते किससे क्या, मैं मेन आदमी से बात करूंगा, नहीं कॉल होएगा। बाकी लैंग्वेजेस में हो जाता है, इसमें नहीं होएगा। तो सिर्फ मेन उसको एक ही आदमी को जानना है। ये इनबिल्ट फंक्शन टाइप है। नहीं, इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो सिस्टम ने खुद ने बनाए हुए, ये बनाया हमने, वो डिक्लेयर्ड उसके द्वारा है। वो कहता है कि मैं तेरे उस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम मेन हो। अच्छा, मतलब फंक्शन हमने ही बनाया है, मेन को ही कॉल करूंगा। हाँ, मैं मेन नाम को जानता हूँ, तेरी लिस्ट के अंदर है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। उनके तुम्हारे कोई अड़ी कौन, हाँ समझ में कोड लिखा वो चलेगा नहीं। एक बार बताओ। ओके, मेन एज अ फंक्शन, आगे फंक्शन बड़ा टॉपिक है, आएगा डिटेल में। जो भी कर्ली पैकेट्स में अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कर्ली पैकेट मतलब ये इसके अंदर जो भी आएगा वो इसका हिस्सा है। अब इस हिस्से को कोई नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, मेन। मेन ही नाम क्यों दिया, इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपकी फाइल में मेन नाम के आदमी को ढूंढेगा, मतलब एक ऐसे फंक्शन को ढूंढेगा जिसका नाम मेन है। मैं ऐसे और भी बना सकता हूँ, जैसे मैं लिख दिया
वॉइड राजेश नाम का एक आदमी है, इट्स नॉट एरर, एरर नहीं है और सब सही है। लेकिन इस राजेश को बुलाना है तो आपको मेन में बुलाना पड़ेगा कि इस राजेश को बुलाओ, तभी बुला लेगा। बात समझ में आएगा? मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, उसको बुलाओ, ये राजेश सर को बुला के ले आए। मतलब उल्टा सिस्टम है। जनरली तो पियन बुला के लाता है। सी प्लस प्लस में क्या, सेंट्रल ओरिएंटेड मेन आदमी से पहले आवाज करेगा। सबसे पहले जी सा के पास जाएगा, जी सा बाकी बच्चों को बुलाएंगे। आगे बात समझो। कौन बाहर जाएगा? सबसे पहले ग्रैंडफादर को बुलाएंगे, वो अदर सन्स को बुलाएगा। इन जनरल केस उल्टा होता है, पर यहाँ पर इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आगे डिटेल में बात करेंगे। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं लगती, टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच मतलब, टॉप टू डाउन का मतलब पहले पहले सबसे घर में जो मेन होएगा उसको बुलाएंगे, वो सबको बुलाएगा। बॉटम अप का मतलब क्या है, जो अब जैसे रिलायंस है वो बॉटम अप अप्रोच रखता है। मेरे यदि सिम में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अंबानी को फोन नहीं करूंगा, मैं कस्टमर केयर को कॉल करूंगा। प्रॉब्लम सीरियस है तो वो मैनेजर से बात करेगा, उसके हाथ में नहीं है तो वो अपने बड़े मैनेजर से बात करेगा, फिर उसके ब्रांच मैनेजर से बात होगा, लीड मैनेजर से, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। चलते चलते तभी कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि वो अंबानी तक पहुंच जाए, या वो चेंज हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम उससे पहले सॉल्व होगी भी, तेरी प्रॉब्लम है 150 रुपया में ले ले, बात खत्म कर, अंबानी तक बात मत पहुंचा। उसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। 90% रियल लाइफ बॉटम अप अप्रोच पर चलती है, जिसको हम कहते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट भी बॉटम अप अप्रोच पर चलती है, जो हमारा टॉपिक आएगा सेकंड या थर्ड यूनिट से। अब नाउ टॉपिक इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल का नॉर्मल अर्थ क्या है? मैं कहता हूं कि लाइफ में आगे सब कुछ वेरिएबल टाइप है। वेरिएबल टाइप मतलब सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स कुछ नहीं। हमने सबसे पहले वेरिएबल टर्म 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा। हमने कहा माना x बराबर ये, तो व्हाट इज x? x इज वेरिएबल। माना x बराबर ये मतलब 10। आज ठंड मस्त है सर, है ठंड बहुत है आज। लंच करके आए हो? ठीक है, ठीक है। तो माना x बराबर क्या है? 10। फिर वो x लास्ट में जाते थे 30 50 40 हो जाता, बीच में वो x बार बार बदल रहा था। तो वेरिएबल का मतलब यह होता है एक ऐसा कंटेनर जिसमें फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर वैल्यू एंड इट कैन बी चेंज। वो वेरी करती है, वेरी पर से वेरिएबल बना, मतलब वेरिएशन आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मुझे किसी ने मग दिया होगा तो सोचा होगा कि सर इसमें कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, तो मैं तो पेन रख रहा हूँ। बात समझ में आ गया? हो सकता है मैं इसको निकाल के चाय पी लूँ, तो ये फिक्स है। इसका नाम कप है, कप इज वेरिएबल नेम। उसकी जो वैल्यू है वो मतलब उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। बात समझ में आ गया? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ टर्म कॉल्ड वेरिएबल। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज क्या नाम है, कंटेनर विच स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर अ वैल्यू। मतलब एक आपके पास ऐसा कंटेनर है जो वैल्यू को क्या कहता है, स्टोर। एंड स्टोर जो वैल्यू स्टोर वैल्यू है कैन बी चेंज कर सकते हैं। लाइक इंट x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 12 है। जब मैंने इसको सी आउट किया तो वैल्यू क्या है? 12। अब मेरा मन हो गया नहीं, मैं तो अब x के अंदर 44 रखूंगा, तो मैंने सी आउट कर दिया x को, तो अब x का मान 44 है। तो क्या x फिक्स हो गया? नहीं, मैं तो 12 से हटूंगा ही नहीं, मैं तो 12 ही रखूंगा। यदि ऐसा होता तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। टर्म आता है कांस्टेंट भी। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी कर सकता है। तो इफ आई एग्जीक्यूट माय कोड देन दोनों आंसर आ जाएंगे। पहले x में 12 था, फिर 12 प्रिंट होएगा, फिर x में 44 आएगा, फिर 44 प्रिंट हो जाएगा। तो पहले 12 प्रिंट हुआ, फिर 44। अब मुझे नई लाइन में आना है, तो आप बताओ क्या है, क्या करना है मुझे? कल हमने डिस्कस किया था, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। कोई घर में नाम नहीं है? हाँ? आकांक्षा नाम है, तो बताइए।
नई लाइन के लिए कल हमने डिस्कशन किया। नई लाइन कैसे लाऊं? मैं चाहता हूँ 12 एक लाइन में, 44 एक लाइन में। या स्लैश एन इज अगेन राइट आंसर, बट मैंने ये नहीं पढ़ाया। तो क्या पढ़ा? एंड हमने क्या पढ़ा हुआ है? एंड स्लैश एन भी सही आंसर है, पर अभी तक हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। व्हाट टर्म वी यूज? एंड। तो 12 के बाद एंड लाइन कर देना, कल डिस्कस किया था ना, याद है? किया था, तो ये याद रखना है आप। कल रिकॉर्ड हो गई थी ये क्लास? नहीं, कल हमने ऐसे जैसे ही लिखना स्टार्ट किया तो एकदम ऊपर से जा रहा था, तो फिर हमने पहले खड्डा खोद कर स्टार्ट किया। अभी भी कहाँ ऊपर से जा रहा है क्या? या कल से बेहतर है? हफ्ते भर ऊपर से जाएगा, मैं बताऊं। फिर आदत बढ़ जाएगी। फिर आएगा। फिर ऊपर जाने की आदत बढ़ जाएगी। नहीं, ऊपर जाने की नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। ये अपना दुख और स्ट्रगल बता रही है। हाँ? नहीं जल्दी हो जाएगा। Depends on the student. हाँ तभी तो बोला जल्दी हो जाएगा। ठीक है। So now x is a variable which store values. Line number 6 C out is used for output, मतलब स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए। तो मैंने x के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ प्रिंट हो गया। एंडल ये कहता है न्यू लाइन। यदि मैं एंडल ऐसे नहीं लिखना चाहता तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ आकर नेक्स्ट लाइन में लिख दो क्या एंडल। ऐसे कौन करेगा? ये बता कि अगली लाइन में दोबारा सी आउट लिखे, ऊपर ही लिख देगा, इसलिए मैं ऊपर ही लिख देता एंडल। आप चाहो तो अलग से एंड भी लिख सकते हो, मतलब आपको मल्टीपल सी आउट ना लिखना पड़े, इसलिए आप इस डेलीमीटर को बार बार रिपीटली यूज कर सकते हो। कभी भी आउटपुट फिलहाल सेम ही है, ठीक है। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर वैल्यू, एंड स्टोर का जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो वेरिएशन, मतलब उसमें चेंजेस आ सकते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, या आप जब चाहो तब आप उसको बदल सकते हो। क्लियर है? आएगा क्या समझ? ठीक है, तो वेरिएबल की सिंपल डेफिनेशन है। यार कुछ याद नहीं आए तो कब याद कर लेना, ठीक है। देखो, वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर, वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज लिख लिया। इसकी डेफिनेशन इतनी लिखनी है अभी फिलहाल, एक पॉइंट इतने लिखना है। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। दूसरा पॉइंट लिखना है, वेरिएबल is just a name of memory location. मेमोरी लोकेशन। इस लाइन को समझते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। सितारा मोहन याद है आपकी बाइक की शादी हुई थी। उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? क्या है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांतर दक्षांतर कुछ बोलते हैं, नहीं मालूम ना? रियलिटी में तो हमारे जो लोकेशन है वो हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकलती है, लेकिन हम उसको एक लेबल दे देते हैं, जैसे लैंडमार्क। एग्जाम्पल के तौर पर सीताराम भवन। अब मैं कहता हूँ सीताराम भवन आ जा, कोई नहीं जानता हमारे बीकानेर के अलावा। यदि मैं सीताराम भवन की लोकेशन, लाइव लोकेशन सेंड कर दूँ, इट मीन्स दैट मैं नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेंड कर रहा हूँ, एक्चुअल में नथिंग है ना? तो वो कहीं पर भी है, वो उस लोकेशन से अपनी लोकेशन की डिस्टेंस निकाल कर आ जाएगा, भले सालों बीत जाए या महीनों बीत जाए। बात समझ में? लेकिन आप किसी व्यास कॉलोनी में, मैं कहता हूँ भूमिया पैलेस आ जा, जोड़ी और फिर किसी जगह आएगी, या सूरदासन बगेची आ जा, जानते नहीं भाई कहाँ से आएगी। तो
हम बीकानेर भी नहीं जानते, पर हम कहते हैं मैं तेरे लोकेशन भेजूँ तो बड़े पहुँच जाऊँ, तो गूगल मैप्स उस लोकेशन पर आ जाऊँ। तो वास्तव में तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, कोऑर्डिनेशन है उस लोकेशन, पर हम उसको एक नाम दे देते हैं। तू गिनाड़ी आवे नहीं जब बटे एक रेड कलर बड़ो जो मकान है बेमाते लिखोड़ा है आशा कुंज या इस टाइप का कुछ नाम लिखा हुआ है, वो हमारा घर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो हम हमेशा किसी लोकेशन को एक लेबलिंग देते हैं। ऐसे वेरिएबल भी क्या है, एक मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई होने वाला स्पेस है। वो भी स्पेस एक फिक्स जगह घेरेगा, जैसे आपका घेरता है। हमारा 50 में बड़ो जो मकान है तो बैठा दे। इट मीन्स दैट मेमोरी लोकेशन भी अब स्क्वायर फीट में जगह ना लेकर बाइट्स में लेगा। किस में लेगा? बाइट्स में। तो वो कहेगा एक वेरिएबल जो है वो मेमोरी के अंदर एक स्पेस लेता है, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में? अब यदि ये कप है तो इस टेबल पर जगह घेरी है ना, तो इसमें जगह घेरी है, तो इस जगह पर मैंने इस कप को रखा हुआ है। बात समझ में आ गया? तो यदि कोई वेरिएबल बनेगा तो वो स्पेस लेगा मेमोरी। अब इसने जितना स्पेस लिया उतनी उतनी वैल्यू आएगी। अब इससे ज्यादा मुझे वैल्यू डालनी है तो मुझे स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे वेरिएबल भी स्पेस लेते हैं, किसके अंदर? मेमोरी में। तो मेमोरी में बस वो एक स्पेस लेने वाली कल्पना मात्र और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ये स्पेस है मेमोरी के अंदर, जो कि पेन ही लिखा है। मार्कर उल्टे डालते हैं ना तो डार्क रहता है। तो ए यहाँ पर x ने जगह घेरी, x इधर, तो अब ये जो जगह है वो कितना बाइट के है? फॉर एग्जांपल 4 बाइट के, और इसके अंदर 10 स्टोर है या 12 स्टोर है, जो भी है। तो ये वेरिएबल का नेम है। ये क्या है? 4 बाइट साइज है कि एक वेरिएबल कितना मेमोरी में लेगा, और ये क्या है? इसकी वैल्यू है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी होएगा तो इसका भी वाकई में कोई लोकेशन का नाम होएगा जिसको हम एड्रेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं 201 का, तो ये हमने क्या दे दिया? एड्रेस। एड्रेस वर्ड की जगह हम हमेशा रेफरेंस वर्ड यूज करेंगे। बात समझ में आएगी? तो व्हाट इज वेरिएबल? जब भी एक मैं x = 12 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट घेरे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं लिखा साइज ऑफ x, तो आंसर क्या देगा? वो कहेगा 4 बाइट का है। कितने बाइट का है? आ रही है क्या बात? जैसे मैंने कहा कि ये 4 बाइट का है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, और आपको याद रखना कि जब भी कोई वेरिएबल बनेगा तो वो क्या करेगा? स्पेस लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पलंग बनाया, तो उसमें क्या यार मैं तुम्हें अकेले को नहीं मांगू, है ना। इट मीन्स डैट मुझे स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, और उस जगह का साइज हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल क्या है? जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो मेमोरी के अंदर एक स्पेस लेता है और उस पर अपना नाम रख देता है, जबकि उस मेमोरी एड्रेस होता है उसका, पर उससे कौन जाने? तुम्हें क्या मालूम किसका क्या लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है? बात समझ में आएगी? तो वेरिएबल इज अ लोकेशन। हमने सेकंड क्या लिखा है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया क्या? है ना। तो जब भी कोई वेरिएबल पूछे, तो यदि कोई टीचर पूछ रहा है तो क्या बताओगे? तो आपको यही बताना है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो एक वैल्यू को स्टोर करता है, एक स्टोरेज होता है। यदि कोई एक डेवलपर पूछना है तो क्या है? वेरिएबल कुछ नहीं है, एक मेमोरी पर एक लोकेशन को अपने लेबलिंग देना, नाम देना है। अब यहाँ मेमोरी कौन है? रैम है। जैसे हम कहते हैं ना, गेम मत करो मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। सिस्टम के बेसिक सिस्टम को समझते हैं। हमारा जो सीपीयू है ना, वो हार्ड डिस्क से कभी बात नहीं करता। कितने बात नहीं करता? उसे बात करनी ही पसंद नहीं है। वो कभी आज तक उससे नाराज ही रहा जीवन भर, जब से बना। उसको तो एक ही आदमी से बात करनी है, वो है रैम। रैम से भी उससे कोई और ज्यादा प्रिय है तो कैश मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? कैश।
वो जब भी कोई बात होती है वो कैश मेमोरी को पूछता है, भाई तुझे मालूम है क्या ये कहाँ पर है क्या है, तो क्या मेरे पास तो नहीं है, मैं रैम से पता कर जाता हूँ। वो कहते ठीक है, फिर वो रैम के पास जाता है, रैम में होता है तो ठीक, उसके बाद हार्ड डिस्क के पास नहीं जाता, फिर मिल जाता है तो वहाँ से उठा लेता है। तो मैं इसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी, रैम की, मेन मेमोरी की। बात समझ में आ गई? मैं देख सकता हूँ इसका एड्रेस क्या है, मैंने कहा तू कहाँ खड़ा है बता मुझे, लोकेशन भेज, तो लोकेशन भेजने के लिए एम% सिंबल यूज करता है। तो देखो 3 चीज़ें होती है, ये हो गया उसकी लोकेशन, मैं साथ में लिख देता हूँ, एड्रेस या लोकेशन। वो कौन है, ये वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, अब मैं यहाँ एंडल ना लिखे स्लैश एन लिख देता हूँ, 2 स्लैश एन लिखूंगा, नई लाइन आ जाएगी, 2 लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो एड्रेस क्या है उसका देख लेते हैं, मैं कोड को रन करवाता हूँ। तो एड्रेस क्या है इसका, ये। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा ना, हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी समझ में नहीं आ रहा, पर कल को आ जाएगा, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, वैसे कुछ विशेष नहीं है। उसका वैल्यू क्या है, 12। वो कोई स्पेस भी गिरेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, साइज ऑफ एक्स। तो मुझे उसमें भी 2 लाइनों का गैप चाहिए या 1 लाइन का चाहिए, जितना भी आप रखना चाहो। मैंने कहा भाई तू कितना साइज दिया है, तो कहता है एड्रेस और लोकेशन ये है, उसका साइज ये है, उसकी वैल्यू ये है। अरे बात समझ, जैसे मैंने अभी बोला बोर्ड पर, आगे क्या कहानी समझ में, ठीक है। तो वेरिएबल के डिस्कशन और करेंगे, पर आज के लिए इतना बहुत है। पहले पहले टाइम लगेगा, जब तुम्हें समझ में आने लगेगा तब मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। अभी एग्जांपल आता है कंटेंट